और चलिए शुरुआत करेंगे धर्मशाला में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की खबर के साथ, जहां केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर की बैठक हो रही है। इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर इस बैठक में चर्चा हुई है। शाम 5 बजे तक ये बैठकें चलेंगी। बैठक में 5 सत्र रखे गए हैं। बैठक में 70 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। शाम को सीएम सुक्खू भी धर्मशाला पहुंचेंगे। विदेशी मेहमानों के साथ गाला डिनर का आयोजन किया गया है और 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों का सिलसिला धर्मशाला में चलने वाला है, जहां आज की बैठक में 5 सत्र होंगे। विदेशी मेहमानों के साथ गाला डिनर का आज आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुक्खू करेंगे। आज शाम धर्मशाला पहुंचेंगे। इससे पहले बीते कल कांगड़ा एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों का हिमाचली पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और आज से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज की बैठक में कुल 5 सत्र हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज इन सत्रों में चर्चा होनी है। इन 20 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जो बीते कल ही धर्मशाला पहुंच चुके हैं। एक होटल में उनके रहने का इंतजाम किया गया है और उसी होटल में ये बैठकें भी होनी है। गाला डिनर आज होना है। इसके अलावा मनोरंजन के भी कई साधन यहां पर मेहमानों को मुहैया कराए जाएंगे। योगाभ्यास भी कल सुबह 6 बजे से होगा। इसके अलावा कांगड़ा टी गार्डन्स भी घुमाया जाएगा। लाइव कांगड़ा पेंटिंग का अनुभव भी ये विदेशी मेहमान कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित करने के लिए अपने आप में एक ये बहुत बड़ा कदम आगे आने वाले समय में साबित हो सकता है। तो कांगड़ा वासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए बेहद गर्व की बात। लगा हुआ है 500 के आसपास अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, ताकि विदेशी मेहमानों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर हमारे खबर जुड़े हुए हैं। विचित्र, आज की बैठकों की अगर बात करें तो इस बैठक में कुल 5 सत्र होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर इन सत्रों में चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो आज आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वो है आज शाम का गाला डिनर, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुक्खू करेंगे। विचित्र, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैस्मिन, अभी की अगर बात करें तो लंच ब्रेक हो चुकी है और 2 सेशन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब लंच ब्रेक के बाद यानी 2:10 के बाद जो है जैस्मिन सीधे जो है तीसरे सेशन पे आएंगे और ये जो सेशन रहेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा और इसमें भी एनर्जी की स्टोरेज, उसका रूपांतरण और उसका प्रबंधन किस तरह से हो उस पर चर्चा होगी। और इसमें जो है हर तरह से यहाँ पर ये जो G20 की जो मीटिंग्स, ये बैठक जो यहाँ पर चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं बैठकों से जो है वो भविष्य का रोड मैप तैयार होगा, जिस पर ये जो 20 देशों का जो ये ग्रुप है और उसके जो प्रतिनिधि हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो है यहाँ आज इसी बैठक में, जैसे कि मैंने कहा कि जो तीसरा सेशन शुरू होगा उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क पर ही चर्चा होने वाली है कि एनर्जी को लेकर जो है किस तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क की जाए और यूके के जो प्रतिनिधि होंगे उस पर अपने विचार विमर्श जो है वो विचार रखेंगे, वो प्रस्ताव करेंगे और बाकी के देशों के जो प्रतिनिधि हैं उस पर जो अपनी अपनी राय रखेंगे, अपना मत देंगे और उसके बाद जो है उसको विस्तृत तरीके से जो उसकी चर्चा होने वाली है। पहले के जो 2 सेशन थे उस पर जो है वो अलग अलग तौर तरीकों से एनर्जी के भंडारण पर, उसके रूपांतरण पर, उसकी इनोवेशन रिसर्च पर जो है वो बातचीत हुई है और सुबह के 9 बजे से ये जो मीटिंग्स हैं वो शुरू हुई हैं और लगातार ये जो है वो जारी है। बीच बीच में जो ब्रेक की बात हमने कही थी, जैसे कि अभी 1 बजे से लेकर जो है 2:10 तक जो है ब्रेक लिया गया है और उसके बाद जो वो फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीर मैं वहां पर दिखा रहा हूँ, ये वही तो विचित्र हमें लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से इन सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। 2 सेशंस अभी खत्म हो चुके हैं और 1 बजे से 2:10 तक अभी भोजन अवकाश हुआ है और इस लंच ब्रेक के बाद 3 सेशन और होने हैं, जिसमें ऊर्जा और कार्बन प्रतिबंध से लेकर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर अपनी बात रखेंगे और किस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ विश्व को बढ़ना चाहिए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ ये बैठकें यहां पर हो रही हैं। उसके बाद शाम को गाला डिनर का आज आयोजन होना है। इस बीच मौसम भी काफी सुहावना वहां पर बना हुआ है और लगातार
आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर और थीम पर हो रही हैं। 5 सत्र हैं, 5 सेशन हैं, जिसमें से 2 खत्म हो चुके हैं। लंच ब्रेक के बाद बाकी 3 बचे हुए सेशंस पर चर्चा होगी। देश विदेश से आए मेहमान यहां पर अपनी बात रखेंगे। वहीं इस बीच ग्रीन धर्मशाला की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। कल से एचआरटीसी की इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। दोपहर 12 बजे सीएम सुक्खू हरी झंडी दिखाएंगे। तैयारियों के लिए बस स्टैंड को बंद कर दिया गया है और आज के लिए वहां से बसों की आवाजाही नहीं होगी, बल्कि ट्रक स्टैंड से रूटों पर जाने वाली बसें संचालित की जाएंगी। कार्यक्रम के बाद पुरानी बसें वापस आ जाएंगी। आपको ये अहम जानकारी दे दें, जहां आज कांगड़ा बस स्टैंड को खाली करा दिया गया है, धर्मशाला बस स्टैंड को खाली करा दिया गया है और ट्रक स्टैंड से जो रोजमर्रा की रूट्स की गाड़ियां हैं वो ट्रक स्टैंड से चल रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक बसेस की सौगात क्योंकि कांगड़ा वासियों को मिलने वाली है, उसको हरी झंडी कल दोपहर 12 बजे सीएम सुक्खू दिखाएंगे। तो कल दोपहर 12 बजे तक बस स्टैंड पर ये नई इलेक्ट्रॉनिक बसेस खड़ी की जाएंगी, जिस वजह से धर्मशाला बस स्टैंड को खाली करा दिया गया है। तो जनता को ये जानकारी दे दें कि जो रोजाना रूट पर चलने वाली बसें हैं वो ट्रक स्टैंड से आज के दिन चल रही हैं और कल से वापस बसों को बस स्टैंड पहुंचाया जाएगा, जब इन इलेक्ट्रॉनिक बसेस को सीएम सुक्खू हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये बसें चलेंगी। कांगड़ा की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। सर, एचआरटीसी को क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता की लाइफलाइन माना जाता है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात आप इस वक्त जनता को देने जा रहे हैं, इसका सक्सेस रेट यहाँ पर क्या रहा है सर इलेक्ट्रिक बसेस का, और निकट भविष्य में कैसे देखते हैं? अभी जो हमारी 75 इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं, जिन रूट्स के लिए वो चलाई जा रही हैं, उन रूट्स में वो बिल्कुल सफल हैं और जो हमारे जो ऑपरेशंस का खर्चा है वो भी तकरीबन आधा है। ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह भी हम मान लें तो हमारा इन डीजल बसेस का जो खर्चा है वो तकरीबन 57 रुपीज़ के आसपास आता है और इलेक्ट्रिकल बसेस चलाने का खर्चा जो है वो 33 रुपीज़ के आसपास आता है। तो बचत एचआरटीसी को होने वाली है और लोगों को जो है वो एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की जो फील है वो ये बसेस देंगी। हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट शहर धर्मशाला को इलेक्ट्रिक बसों के तौर पर बहुत बड़ी सौगात सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार देने जा रही है। मेरे पीछे आप जिस बस को देख पा रहे हैं ये वही इलेक्ट्रिक बस है जो कि अगले कुछ समय के बाद जो है ये धर्मशाला और कांगड़ा के बाकी के हिस्सों में दौड़ने वाली है और ठीक इसी तरह से और 14 बसें हैं जो कि धर्मशाला के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, अलग अलग रूटों पर जाएंगी। फिलहाल तो ये बसें आमतौर पर वैसी ही हैं जैसे कि JNNRUM की बसेज होती थी या आप कुछ स्मार्ट शहरों में या बाकी के शहरों में आप देखते थे, लेकिन इसमें कुछ जो खूबियां हैं, इसमें कुछ खासियतें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या खासियतें हैं, क्या खूबियां हैं। अभी फिलहाल देखिए ये यहाँ पे ट्रायल चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद आकर जो है इन बसों को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं और जो धर्मशाला का बस स्टैंड है वहीं से हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगले दिन 12 बजे जो है ये हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जानी है और उसके तुरंत बाद ये जो बसेज हैं वो पूरे शहर भर के अन्य अलग अलग रूटों में जो है वो जाने वाली हैं। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है और ये बसेज एक जगह जो है वो इकट्ठी कर दी गई हैं। जो प्रदूषण से युक्त हो रहा था हमारा हिमाचल प्रदेश, अब वो भी हरित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो अगर समूचे हिमाचल प्रदेश में चलते हैं तो। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। जहां एक ओर धर्मशाला के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा मिलने जा रहा है तो दूसरी ओर कल के कार्यक्रम के तहत बस स्टैंड के शिफ्ट होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। अभी यहाँ खड़े परेशान हो रहे हैं आप लोग? वो पता नहीं कि बस कहाँ से कहाँ मिलेगी, वो पूछा ऊपर पूछा तो वो बोले कि नीचे से आपको मिलेगी, तो हम नीचे यहाँ खड़े। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि बस कहाँ से जाएगी? अब नहीं पता नहीं, मेट्रो चला था और अभी हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि बसेस अवेलेबल है नहीं और कोई किसी से पता भी नहीं चल पा रहा और टैक्सीज के रेटेस हाई हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है और पता ही कर रहे हैं कि क्या होगा। क्या होगा? परेशान हैं आप? बिल्कुल, ऑब्वियसली बसेस ही नहीं मिल रही, क्या करें। शिमला नगर निगम की जंग तेज हो चली है। कांग्रेस का 2/3 बहुमत जीत का दावा कर रहा है। 2
अप्रैल के बाद चुनाव प्रचार में सीएम भी उतरने वाले हैं। डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, विधायक प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस ने चुनावों के लिए 8 सेक्टर बनाए हैं। मंत्रियों और विधायकों को इसको लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी का बयान भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अब कांग्रेस बहुत जल्द प्रचार प्रसार में जुटने वाली है। कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीतेगी, ये दावा कर रही है। वहीं 22 अप्रैल के बाद सीएम सुक्खू भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री और तमाम विधायक भी शिमला में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने चुनावों के लिए 8 सेक्टर्स बनाए हैं और उनकी जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों और विधायकों को सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशहरी ने भी बयान दिया है और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। देखिए, प्रभारी के रूप में तो श्री तेजेंद्र पाल बिट्टू जी, जो हमारे AICC से जो यहाँ पर सह प्रभारी हैं, उनको जिम्मा जो है इस नगर निगम के चुनाव का जो है पार्टी की तरफ से दिया गया है। और जहाँ तक प्रचार की बात है, प्रचार में तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में हैं वो तो प्रचार में रहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 8 सेक्टर जो है पूरे कॉरपोरेशन के बनाए। उन सेक्टरों में जो हमने जो मिनिस्टर्स हैं वो सेक्टर इंचार्ज लगाए हैं। उनके साथ जो विधायक हैं पार्टी के, उनकी ड्यूटी भी जो है उनके साथ तय की है। और इसके बाद हम जो ऑफिस बेरर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सीनियर नेता जो हैं, उनके भी वार्ड वाइज जो है उनकी भी ड्यूटियां लगा रहे हैं। और वो भी 21 तारीख से जो है अपने काम में जो है हर वार्ड में जाएंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में आज नामांकनों की छंटनी का काम किया जा रहा है और 21 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 21 अप्रैल को 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव चिन्हों के साथ जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को कांग्रेस के 34 उम्मीदवारों के नामांकन मिले हैं, जबकि बीजेपी की ओर से 35 नामांकन दाखिल किए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 21 नामांकन किए गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान होंगे। इस नियुक्ति के बाद वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश तरलोक सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। कल से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात तय है। साथ ही शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 26वें दीक्षांत समारोह में भी उन्हें आज दोपहर बाद शामिल होना है। इस मौके पर सीएम सुक्खू और राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इसी बीच राजधानी शिमला से एक बड़ी खबर आई है, जहां राष्ट्रपति के काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोका गया। लगभग 20 मिनट एम्बुलेंस रुकी रही। एम्बुलेंस स्कैंडल पॉइंट पर रुकी रही। एम्बुलेंस में पेशेंट भी था। राष्ट्रपति का काफिला पहले गुजरा, उसके बाद एम्बुलेंस को जाने दिया गया। उपायुक्त के आदेशानुसार आपातकालीन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं थे। वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिज से स्कैंडल पॉइंट तक का इलाका है। यहाँ पर अमूमन गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जो आपातकालीन वाहन है जैसे कि एम्बुलेंस, उन्हें सिर्फ यहाँ से गुजरने की अनुमति होती है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति के काफिले को यहाँ से गुजरना था, जिसकी वजह से 20 मिनट तक यहाँ पर एम्बुलेंस को रोका गया। और गौर करने वाली बात यह है कि इस एम्बुलेंस में इस वक्त पेशेंट भी मौजूद था। उसके बावजूद भी 20 मिनट तक इस एम्बुलेंस को स्कैंडल पॉइंट पर रोका गया। पहले राष्ट्रपति के काफिले को यहां से जाने की इजाजत दी गई और उसके बाद फिर 20 मिनट बाद इस एम्बुलेंस को स्कैंडल पॉइंट से छोड़ा गया। बड़ा दुखदायक वाकया यहाँ भी मैंने देखा है। अभी राष्ट्रपति महोदय का काफिला माल रोड से गुजरना था और काफ़ी पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी और उतने में यहाँ से एक एम्बुलेंस जानी थी जिसमें एक पेशेंट भी बैठा था, लेकिन उस एम्बुलेंस को लगभग 15 मिनट यहाँ रोका गया, जबकि एम्बुलेंस को राष्ट्रपति के काफिले को भी एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, लेकिन 15 मिनट उस एम्बुलेंस को यहाँ रोका गया। अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन है? यह जिम्मेवारी एसपी महोदय, डीसी महोदय, जिनका यहाँ सारा सिस्टम जिनकी देखरेख में था, उनकी जिम्मेवारी ये बनती है। क्या गैर कानूनी तौर पर क्यों यहाँ पर रोका गया, जबकि उसमें पेशेंट यहाँ बैठा हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पूरे हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से पारा लुढ़क गया है और मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मनाली और आसपास के मौसम ने भी करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अटल टनल रोहतांग मनाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसकी वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से ही बर्फबारी का दौर जारी है। निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुल्लू की बात करें, कुल्लू घाटी में 15 घंटों से झमाझम बारिश जारी है। साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। इस बारिश को किसानों की फसलों के लिए संजीवनी बताया जा रहा है। वहीं सेब के पेड़ों में खिले फूलों में नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। बारिश बर्फबारी के मद्देनजर प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचे पर्यटन स्थलों पर ना जाने की अपील भी की है। तो कुल्लू मनाली में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की भी अपील की है। और लाहौल घाटी से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मौसम ने करवट ली है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश बर्फबारी से घाटी के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि बुआई के लिए इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सेब बागवानों
की चिंताएं इस वक्त बढ़ी हुई हैं। घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय जो है लाहौल घाटी में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो चुका है और इसके चलते जो है घाटी के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां तक किसानों और बागवानों की बात की जाए तो लंबे समय से किसान और बागवान बारिश और बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो भूमि में नमी नाम मात्र की रह गई थी और फसल बीजने में भी दिक्कत पेश आ रही थी। और जिस प्रकार से अब मौसम ने करवट बदली है, कहीं ना कहीं उन्होंने इस मौसम से जो है राहत महसूस की है। जहाँ तक मौसम विज्ञान केंद्र की बात की जाए तो उन्होंने 3 दिन पहले ही मौसम खराब रहने की संभावना जताई थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को और खासकर पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की सलाह दी है। वहीं जो है घाटी के भीतर की सड़क मार्गों की बात की जाए तो कल से हो रही लगातार बारिश के चलते जो है दाचा शिंकुला सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया। वहीं जो तिरोड से आगे चट्टान के खिसकने के कारण जो है सड़क मार्ग फिलहाल वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रियंका। कुल्लू में जियो की 5G सेवा शुरू हो गई है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने इसकी लॉन्चिंग की है। जियो के ग्राहकों को 5G की सेवाओं की सुविधा अब मिलनी शुरू हो जाएगी और ये सेवाएं पर्यटन, ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल, बागवानी, कृषि, स्वचालन, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और विनिर्माण, कृत्रिम आदि क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन लाएंगी। नेपाल में हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर को सकुशल एयरलिफ्ट कर अन्नपूर्णा बेस कैंप लाया गया है, जिसको लेकर अब बलजीत कौर के घर वालों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस बीच खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीर साझा करते हुए बलजीत के साहस को सलाम किया है। गौरतलब है कि नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करने से पहले बलजीत कौर ने खेल मंत्री से मुलाकात की थी, जिस पर विक्रमादित्य सिंह ने इस मिशन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। तो ये तस्वीर विक्रमादित्य सिंह के सोशल मीडिया हैंडल से साझा की गई है, जहां पर उन्होंने बलजीत कौर के सकुशल वापस आने पर उनके साहस को सलाम किया है और यहां लिखा है कि ये तस्वीर बहुत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में हिमाचली सामान और स्वाद के लिए प्रयास किया गया है और हिमाचल के 12 जिलों की स्टॉल्स हिमाचल भवन में लगाई गई हैं। इस आयोजन को देवभूमि हिमाचल की सांस्कृतिक झलकियां नाम दिया गया है और ये आयोजन 22 अप्रैल तक चलने वाला है, जहां हिमाचल की संस्कृति के साथ साथ पहाड़ों की जड़ी बूटियां और उनसे बने उत्पाद मिल रहे हैं। साथ ही हिमाचली जायके का भी लुत्फ लिया जा सकता है। हिमाचल के गांव, हिमाचल का कल्चर, हिमाचल की संस्कृति, इन सब का एक अनोखा नज़ारा देखना है तो राजधानी दिल्ली के हिमाचल भवन चले आइए। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के हिमाचल भवन में और तस्वीरें आपको बयान करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि अनिरुद्ध सिंह जो कि ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री है, उनके द्वारा, उनके मंत्रालय द्वारा ये एक यहाँ पर आयोजन किया गया है कि हिमाचल के तमाम गांव-गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी कला और संस्कृति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। हिमाचल की वेशभूषा, हिमाचल की कह सकते हैं कि संस्कृति, खान पान के काफ़ी शौकीन हैं, तो वो राजधानी दिल्ली के हिमाचल भवन आ जाइए। आप देख सकते हैं कि अचार यहाँ पे मिल जाएंगे आपको और किस्म किस्म के अचार है। क्या कुछ है आपके पास? वॉलनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, चंबा चुक है हमारी चंबा की प्रसिद्ध, जिसको जियो टैग मिल चुका है। ये जियो टैग चंबा चुक है, ये एक्सपोर्ट होती है चंबा से और वाइट आनी देखने को घी जैसा, पर ये आनी है। ये है पांगी घाटी का, हिमाचल के वहाँ से ये लोग आए हैं और ये लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और अपने वहाँ की चीज़ें लेके आए हैं। चंबा की सारी हिल एरिया की चीज़ें जो टॉप मोस्ट मतलब हाइट है ना हमारी,
चंबा हिमाचल की वहाँ की चीज़ें हैं ये सारी। एक तरफ नज़ारा आप देख सकते हैं कि तस्वीरें देखिए किस तरीके से हिमाचली टोपी पहनकर और हिमाचल का ये डांस यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली के हिमाचल भवन में है, लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आ रहा है। क्या कुछ है आपके पास? अचार देख रहा हूँ मैं, ये हिमाचल के अचार है। ऊना डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग? हाँ जी सर हम ऊना डिस्ट्रिक्ट से हैं, SHG ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हमारी एक सोमभद्रा फाउंडेशन बनी हुई है जो कि ऊना में नदी है हमारी सोम नदी, उसी के नाम पे बनाया गया है सोमभद्रा फाउंडेशन। किस किस्म के अचार हैं? हमारे पास गलगल का है, हरी मिर्च का है, लहसुन का है, मिक्स अचार है, नींबू का है और शहद है, और मुरब्बे भी है, गाजर मुरब्बा, आंवला मुरब्बा। डिस्ट्रिक्ट के ये लोग हैं और वहाँ से ऊना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ की दालें, वहाँ के आप देख सकते हैं कि जो आंवला है, आंवला की कैंडी यहाँ पर मिलेगी आपको, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। यहाँ पर हिमाचल सरकार द्वारा गांव-गांव के लोग आए हैं, हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी चीज़ों को यहाँ पर लेके आए हैं, दिल्ली की जनता के लिए लेके आए हैं कि लोग वहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर हिमाचल की चीज़ों को देखें, यहाँ का खान पान, यहाँ का भोजन, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी लें। नई दिल्ली से कैमरामैन मन्नू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।